नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार में क्या रहा या आज की जो बाज़ार की एक्सपायरी रही, उसमें ऑल ओवर क्या देखने को मिले। देख लो साथियों, इस हफ्ते बाज़ार में काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। अगर आज की बात करें तो आज बाज़ार का जो निफ्टी है वो 7 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। आज ऑल ओवर अगर बात करें तो 22,400 से लेकर 22,600 के बीच में जो है ना, वो एक मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। मतलब ना इससे ऊपर जाने को तैयार था, 22,600 तक ही गया और 22,400 इसके बीच में ही। क्योंकि अगर 22,400 पे देखें तो 70 लाख ट्राइडर बैठे थे और 22,500 पे देखें तो 80 लाख। तो इसके बीच में ही मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। अगर बात करें विक्स की, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 13 दशमलव कुछ पे चल रहा था। तो यानी कि जब तक विक्स आपका 13, 15, 10 से लेकर 12, 15 के बीच में रहता है विक्स। जनरली अगर 12-13 विक्स होता है तो नॉर्मली माना जाता है। अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी कभी बढ़ती है तो विक्स अगर 15 के ऊपर पहुंच जाता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करें क्या इससे निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल मान लिया जाए? नहीं साथियों, निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जब तक इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है ना, जो अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था वो रेसिस्टेंट बन जाएगा, वो है तुम्हारा 22,800। जब तक 22,800 को नीचे से ब्रेक करके और वहाँ पे नहीं सस्टेन करे, तब तक आप निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानो। 22,550 के ऊपर बंद होना इसलिए अच्छा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे मेन क्या है कि 22,550 के ऊपर अगर बंद है ना, तो आपको एक बात क्लियर होगी कि यार 21,000 जो 21,800 और जो 22,000 का जो सपोर्ट जोन है ना, इसे मेजर सपोर्ट जोन मान के चल रहा है निफ्टी। निफ्टी का अगर लॉन्ग टाइम का ट्रेंड फ्रेम देखोगे तो वो डाउन है। अगर लंबे समय का चार्ट फ्रेम देखोगे निफ्टी का तो वो डाउन है। इसे आप मेजरली बाउंस बैक बोल सकते हो। और यहाँ से अगर गिरावट आती है ना, तो यहाँ से गिरावट आएगी तो 21,000 तक लेकर जाएगी, 21,800। क्योंकि ये जान लो कि आप दो तीन चीज़ों को फैक्टर मान के चलो। पहला तो जो अमेरिका में हो रही उथल पुथल, उस उथल पुथल से देखो आप, डाउ जोन को हम 2-3 दिन से इग्नोर कर रहे हैं। डाउ जोन कंटिन्यू गिर रहा है, 2-3 दिनों से लगातार। लेकिन डाउ जोन को कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड दिमाग नज़रअंदाज करते हुए हमारा जो निफ्टी है वो अपनी धुन में चल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे है बाइंग। देखो क्या है, अभी पहला हफ्ता है और FII के पास जो बिकवाली का आंकड़ा, अगर कल की बात करें तो कल जो है ना, जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उन्होंने 9,700 करोड़ की बिकवाली की। उसके अगेंस्ट में जो DII है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने क्या 13,300 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मतलब जितनी FII ने बिकवाली की उससे ज़्यादा की DII ने खरीदारी की। तो पहली बात तो कि ये जो किसी भी महीने का आप पहला हफ्ता देख लो, उसमें क्या SIP के माध्यम से आने वाला पैसा रहता है ना, तो बाज़ार हमेशा ही अच्छे फेस में रहता है। दूसरा क्या, अगर लॉन्ग टाइम का चार्ट फ्रेम देखोगे तो निफ्टी का डाउन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका के जिस तरह से वहाँ बाज़ार उथल पुथल हो रहे हैं, उससे अमेरिका का खुद का डाउ जोन भी गिरा है। और जो यूरोप के बाज़ार हैं वो तो घबराहट में है। आप यूरोप के बाज़ार देख लो, पूरे को 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट नॉर्मल है उनके लिए। अब क्या है कि देखो नई नई जो समस्याएं जन्म ले रही है। आज अगर बात करें पूरे ऑल ओवर निफ्टी की, तो साथ ही जो तुम्हारा मीडिया था ना, निफ्टी मीडिया, वो काफ़ी ऊपर था। तुम्हारा स्मॉल कैप, मिड कैप, मेटल, ये सब तो तुम्हारे ऊपर थे। एक्चुअल में इनके ऊपर होने का रीज़न था साथियों। रीज़न क्या था आप समझोगे, जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो जाता है ना, तो डॉलर इंडेक्स के कमज़ोर होने पे अगर किसी पर इफेक्ट पड़ता है तो मेटल शेयरों पर पड़ता है। आपको एक दूसरे का रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा कि अगर कोई कमज़ोर होगा तो दूसरा मजबूत होगा। अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ, मतलब डॉलर का कमज़ोर होना, मेटल वाले शेयरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो जब भी डॉलर कमज़ोर होगा तो मेटल वाले जो शेयर हैं तुम्हारे वे भागेंगे। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होगा, मतलब क्रूड ऑयल में समझ लो कि जो 60, 70, 80 के आसपास चल रहा था, वो 69 के आसपास चल रहा है। 80 से लेकर 69, मतलब 21 रुपये 70 एवरेज में मान लो आप। तो समझ लो 10 रुपये क्रूड ऑयल गिर गया। तो क्रूड ऑयल किसका रॉ मटेरियल है? तुम्हारा किसका? ऑयल कंपनी का, IOCL, BPCL, HPCL, या तुम्हारा पेंट से रिलेटेड जो कंपनी है, तो उन कंपनियों का क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है। तो क्रूड ऑयल सस्ता होगा मतलब इन कंपनियों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और जैसा डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, तो डॉलर इंडेक्स के कमज़ोर होने से भारत का रुपया मजबूत हो रहा है, और जो मेटल वाले शेयर है उन पर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और टैरिफ वार से डाउ जोन खुद सहमे में है। डाउ जोन भी 300-400 पॉइंट गिर रहा है, 600 पॉइंट तो अभी कल ही गिरा है।
और उससे कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, जो भारत की आईटी कंपनियां हैं उन पे भी पड़ रहा है। जो भारत के अंदर जो आईटी कंपनियां हैं ना, जैसे तुम्हारा विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इन कंपनियों का जो ज़्यादातर सर्विसेज है ना साथियों, वो अमेरिका, फ्रांस, मतलब बाहर के देशों में। तो इसलिए वहाँ की जो तनाव बढ़ रहा है, उसके तनाव के बढ़ने से जो तुम्हारी आईटी कंपनियां हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये मान के चलो। दूसरा, बहुत से लोगों को एक खबर आ रही है, जेंसोन इंजीनियरिंग में क्या हुआ, जेंसोन इंजीनियरिंग में निकलने का मौका नहीं दे रहा है, बहुत गिरता जा रहा है 2-3 दिन से, तो लगातार लोअर सर्किट में था। देखो क्या है, जेंसोन इंजीनियरिंग के सीएफओ समेत कुछ जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ना, उनने इस्तीफ़ा दे दिया। एक समय पर जेंसोन इंजीनियरिंग की तूती बोलती थी, लेकिन इसके अंदर जो फ्रॉड स्कैम बाहर आया ना, उससे कहीं ना कहीं कमर टूट गई। और जो मैनेजमेंट, मैं किस लिए बोलता हूँ कि मैनेजमेंट का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी बिज़नेस के लिए। आपको अगर किसी बिज़नेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि वो मैनेजमेंट उसका कितना ऑनेस्ट है अपने व्यापार को लेकर के। इसीलिए अभी आज का जो बयान आया, खैर चलो उस पर अलग थोड़ा सा मैं अलग वीडियो बना दूंगा जेंसोल के लिए। थोड़ा आज सबसे पहली बात तो जो एनएससी की जो एमडी और तुम्हारा सीए हैं, तुम्हारा सीओ आशीष चौहान, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो निफ्टी की ऑल ओवर सभी एक्सपायरी हैं ना, वो एक ही दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये प्रस्ताव सही भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सभी एक्सपायरी एक दिन रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से पॉजिटिव ही प्रदान करेगा। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो बाज़ार में देखो पॉजिटिविटी की एक बात नहीं है। अभी आप किसी भी रेलवे कंपनी को उठा कर देख लो, आरबीएनएल या तुम्हारा रेल टीटागढ़, इनको हर दिन कोई ना कोई ऑर्डर मिल रहा है, हर दिन, चाहे कहीं से चाहे कहीं से। चाहे आरबीआई का एक से एक बढ़कर डिसीजन लेना हो कि भाई हम अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, हम पैसे की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो वो भी बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई भी इस चीज़ को लेकर सीरियस है। और जो एक मैंने कल वीडियो अपलोड किया है कि भाई एफआईआई भाग नहीं रहे, जनरली उनको भगाया जा रहा है, तो वो चीज़ें आप देखोगे तो वो भी आपकी समझ में आएगा। तो दूसरा का जो यूरोप, अभी अमेरिका का जो मामला चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में पूछा गया कि क्या तुम क्या चाहते हो, शेयर बाजार गिरना? बोलो शेयर बाजार जब बढ़ रहा था मुझे जब भी कोई लेना देना नहीं था, गिर रहा है मुझे जब भी कोई लेना देना नहीं, मेरे तो ग्रेट मागा पे काम करते हो, मैं अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मागा पे काम करते हैं। जैसे भारत बोलते थे ना कि हम इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग की हुई वस्तुओं को ही लेंगे, हम भारत प्रथम रखेंगे, ऐसे ही वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं कि बोले हम तो अमेरिका को प्रथम देश बनाना चाहते हैं, अमेरिका को सुपर लीडर बनाना चाहते हैं। अब देखो क्या है, सब बात को समझो। यूरोप से अमेरिका मांग क्या रहा है? अमेरिका मल्टीपल टाइम कई बार बोल चुका है कि भाई मैं नाटो से बाहर हो जाऊंगा, सीधी बात है। क्योंकि नाटो से वो बार बार धमकी क्यों देता है कि नाटो में अगर सपोज करो, उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं, वैसे तो अगर नाटो के अंदर अमेरिका के सैनिकों की बात करें तो 18 लाख के आसपास सैनिक हैं, पर आप इसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो कि अगर नाटो के अंदर 100 आदमी हैं तो 100 आदमियों में से अकेले 80 आदमी यूएसए के हैं। और पूरे यूरोप में, चाहे तुम्हारा ब्रिटेन है, चाहे तुम्हारा पोलैंड है, चाहे तुम्हारा फ्रांस है, उसके अंदर अमेरिका ने अपने बेस बना के रखे हुए हैं, अमेरिकी एयरबेस। अब समझ रहे हो आप कि अमेरिका के वहाँ सैनिक हैं, तो अमेरिका की सुरक्षा है एक्चुअल में, आप ये मान लो। अब इनका दोनों की क्या डील हुई है? अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से बोला है कि आपको अगर अपनी सुरक्षा चाहिए ना, तो सुरक्षा के अगेंस्ट में आप मुझे अपनी जीडीपी का 5% दे दो। अब ऐसी सिचुएशन में लाके अमेरिका ने खड़ा कर दिया है उसे, यूरोप को, कि वो उनने लटका दिया है उसे पहाड़ से ऊपर, और वो बोल रहा है कि यार या तो मुझे 10 का नोट दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब परिस्थिति क्या है, देखो देखो 2-3 चीज़ समझो आप। अब पूरे यूरोप के अंदर अगर आप न्यूक्लियर बम की बात करें, जो परमाणु बम है, तो वो 2 ही देशों के पास में है। एक तो तुम्हारा है फ्रांस और दूसरा है तुम्हारा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का भाग है नहीं, वो अलग हो गया था। 27 देश मिलकर एक साथ में है, वे यूरोपियन यूनियन में है। और जो तुम्हारा यूके है वो नहीं है यूरोप, जो ब्रिटेन, उसके पास में। एक्चुअल में क्या है कि इनके अंदर से सबसे मेन जो लीडर निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रांस। फ्रांस ने ऐसा बोला है कि भाई मेरे पास में परमाणु बम है तो मैं आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। लेकिन उसको जो ना रूस ने लगे हाथों ले लिया है। रूस ने बोलिया कि अगर आप यूरोप के ऊपर फ्रांस परमाणु बम को संरक्षण करने की बात कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट आपकी धमकी मान लेंगे। अब इसकी ना एक दूसरे के साथ समीकरण जोड़ो। देखो, डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड लेने की बात करता है। आयरलैंड कहाँ का है? डेनमार्क का। डेनमार्क किस में आता है? यूरोपियन यूनियन में आता है। पनामा लेने की बात करता है। पनामा, अब बात समझो, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों देशों की, किसकी? अमेरिका की और रूस की। बोले यार तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देख लेता हूँ। तो अभी जो बात चल रही है, अभी वो यूक्रेन की तो चल नहीं रही
कि हम यूक्रेन में क्या लेंगे। यूक्रेन का तो जाना तय है। मुद्दा ये है जो तुम्हारा हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, ये जो देश है ना लगे हुए, इन्हें अपनी चिंता सता रही है। इन्हें यूरोप के रहते हुए यूक्रेन की बात ही नहीं कर रहे। इन्हें मालूम है कि यूक्रेन तो जा लिया, अब नेक्स्ट अपना नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये अमेरिका ना रूस के साथ में डीलिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग, ये मैं इसकी बात की पुष्टि नहीं करता, पर जो बड़े बड़े जानकार हैं जो इस चीज़ को समझते हैं वो बताते हैं कि भाई अगर ये इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो सीधी सी बात, अगर ये बोलता पनामा मैं लेना चाहता हूँ, तो रूस अपने जहाज़ पहुँचा देता, लेके दिखा, हम देखते हैं तो कैसा लेगा। या मान लो इसने आयरलैंड पे बोला कि मैं कब्जा कर लूँगा, वो ले जाकर दिखा देता, लेकर दिखा। अरे बहुत छोटे छोटे देशों पे आपस में झगड़ चुके हैं ये लोग। देखो ये है दो सुपर पावर, अब ये दोनों सुपर पावर हैं, अब दोनों को जब अपने हुआ क्या था, आप सपोज करो जब जर्मनी के साथ में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, आपको कभी जान इस चीज़ पर बैक में जाकर पढ़ना, तो ये दोनों एक साथ ही तो लड़े थे जर्मनी के खिलाफ। वो तो जब दोनों के आपस में लड़े, इनके दूसरे जब इन्होंने परमाणु बम छोड़ दिया ना इसके ऊपर, तो रूस इससे अलग हुआ, बोले यार तूने ऐसा कुछ कर दिया, मुझे बताया नहीं, तब जाके अलग हुए। अब एक्चुअल में जो फ्रांस बार बार बोलता है ना कि मैं तुम्हारी लीडरशिप करूँगा, तो ये इसके अंदर बहुत पुराना मतलब लीडरशिप की क्वालिटी समझ लो, या ये पुराने नवाब है ऐसा मान लो। कि जब पहले की बात करें ना, तो पहले भी जब प्रथम विश्व युद्ध में भी या द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो ये लीडर हुआ करते थे, ये तुम्हारा फ्रांस और ब्रिटेन ही हुआ करते थे। अब पैसे वाला देश निकल के आ गया तुम्हारा अमेरिका। तो अब इन लोगों ने, फ्रांस जैसे देशों ने, ब्रिटेन जैसे देशों ने युद्ध में इतना पैसा खर्च कर दिया कि ये कहीं ना कहीं पिछलग्गू बन कर रह गए अमेरिका का। आज भी अब देखो, जर्मनी के पास में परमाणु बम इसलिए नहीं है कि जो युद्ध में हार गए थे उनके परमाणु बम हट गए थे, और जो जो युद्ध में विजेता देश थे उनके पास में परमाणु बम थे। आज हमें याद करना पड़ेगा अपने भारत के उन महापूर्वजों को जिन्होंने भारत को परमाणु पर संपन्न बनाया। चाहे आप इंदिरा गांधी जी समझ लो, चाहे आप तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी जी समझ लो, चाहे तुम्हारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समझ लो। मतलब आज उन देशों, उन बड़े महापुरुषों के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। भाई आज अगर कोई भारत की तरफ नज़र उठा के नहीं देखता, तो उसके पीछे कारण है हमारी सैन्य शक्ति। आज भारत के पास में अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं, आज भारत के पास में परमाणु संपन्न है। भाई अल्टीमेटली सबको मालूम है कि अगर भारत के ऊपर अटैक हुआ, तो आदमी अल्टीमेटली जब अंडरग्राउंड सिचुएशन पहुंच जाती है, तो वो क्या करता है कि यार ले यार मैं तो मर ही रहा हूँ, निपटा ही देता हूँ। तो वो सिचुएशन आज यूक्रेन को याद आ रही। यूक्रेन के पास में था, लेकिन यूक्रेन ने एक संधि पर साइन करके वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और यूक्रेन स्वतंत्र रह गया था। अब क्या हुआ यूक्रेन के साथ में, आज यूक्रेन का लगभग आधा हिस्सा समझ लो आप, पूरा अमेरिका ने और इसने, रूस ने मिला के कब्जे में कर लिया। आज यूक्रेन को किसी कंडीशन में नहीं पहुंचा। और जनरली लड़ाने वाले कौन थे? भाई अगर यूक्रेन को आप फर्स्ट डे पे बोल देते कि भाई तुझे हम कोई मदद नहीं करेंगे, तो लड़ाई नहीं होती। लड़ाई क्या हुई कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करा अगले आदमी ने, उसने पैसा दिया, अब तुम्हें सो भंडारे में भरपेट खाना खिलाया, अब तुम बोल रहे हो कि हम 70 रुपये प्लेट के हिसाब से पैसा लेंगे, तो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। ऑप्शन बचा, उनने लंदन समिट की। लंदन समिट में पूरे यूरोपियन यूनियन के देश बुलाए। वहाँ उनने बोला मेरा लीडर कौन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तेरे चक्कर में यूरोपियन यूनियन वाले देश और मर गए। उनका आयरलैंड चला गया, 25% का टैरिफ लग गया। अलग से उनसे और बोल दिया कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए मुझे अपनी GDP का 5% दो। भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो यूरोप वालों से मांग क्या रहा है? वो बोल रहा है कि मैं तो नाटो से बाहर हो जाऊंगा, जैसे कि अभी वो WHO से बाहर हो गए। वो एक मैं बता रहा ना, एक उनका डोजी डिपार्टमेंट बना है। डोजी डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि भाई जो भी अननेसेसरी खर्चा हो रहा है वो सब बंद करो। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी तनातनी हुई, तो वो तुम्हारा एलन मस्क ने भी बोल दिया मैं भी सैटेलाइट की कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखने योग्य ये बात है, पूरा जो साल है ना, ये पूरा साल मतलब आनंद से भरा रहेगा। कब डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ में क्या एक्शन ले लेंगे। अभी तो देखो एक खबर और आ रही है कि उन्होंने अपने पीछे हाथ ले लिए हैं, क्योंकि जो उन्होंने टैरिफ लगाया था यूरोप के ऊपर या तुम्हारा मैक्सिको, कनाडा और चीन के ऊपर, उसमें अभी उन्होंने कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया है। स्थगित नहीं किया है जनरली, वो जैसे को तैसा वाली बात है। उन्होंने सोचा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा के कुछ नहीं होगा, नंगे तलवार है फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा,
लेकिन उसका और उल्टा पड़ गया। कनाडा ने भी उसका रिवर्स टैरिफ लगा दिया और मैक्सिको ने भी रिवर्स टैरिफ लगा दिया और चीन ने बोल दिया तू लड़ ले, युद्ध लड़ ले, चाहे तो टैरिफ से युद्ध लड़ ले, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप समझ गए, बोले नहीं नहीं मामला गंभीर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। तो ऑल ओवर अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो सारी जियो पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए बहुत ही अंडर सिचुएशन रहे तो ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल अगर बात करें अपने शेयर बाजार की, तो अपना शेयर बाजार अभी रिवर्स नहीं है, इसे आप बाउंस बैक मान सकते हैं। अगर ये 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मान लो कि रिकवरी बनने लगी। अगर ये 22,800 के नीचे है तो कहीं रिवर्सल का भी संकेत है नहीं। अगर ये यहाँ से भी टूटता है तो फिर ये जाए तुम्हारा 21,800, ये समझ लो आप। क्योंकि 22,550 जो आपका मेजर लेवल था ना, 21,800 वही था। 21,800 के ऊपर इसको रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ लो कि रिवर्सल आ रहा है तो, अगर बॉटम बन गया है, बॉटम बन के बाद रिवर्सल आ रहा है तो 21,800 रुकना पड़ेगा। अगर 21,800 को ये रेजिस्टेंट ऊपर करके नीचे आ जाता है तो फिर आएगा 21,800 तक या 22,000 के आसपास तक। हाँ, पर लेकिन 22,500 पर रुकने का जो संकेत है वो ये है कि अभी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। अभी तुम्हारा जो वीकनेस के संकेत बढ़ते हुए दिखेंगे वो तुम्हें दिखेंगे विक्स हैं। जब भी आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स 14 या 15 के मतलब 18 के ऊपर पहुंच जाए तो समझ लेना कि विक्स आपका 18 के ऊपर है, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। ठीक है। अभी ऑल ओवर जो ग्लोबली बाजार है या तुम्हारा डाउ जोन है, नेस्डैक है, उनके गिरने के कारण हमारे यहाँ के जो आईटी शेयर हैं वो गिर रहे हैं। हमारे जो आईटी शेयर गिर रहे हैं वो इसीलिए गिर रहे हैं कि यूरोप, हमारे जो आईटी शेयरों का काम है अधिकतर दूसरे देशों में, भाई चाहे तुम्हारा विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, जितनी भी ये कंपनियां हैं ये दूसरे देशों को सर्विस देती हैं। अब दूसरे देशों को सर्विस देती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के देशों के अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा या उनके बाजार गिरेंगे तो हमारे इन आईटी शेयरों पर फ़र्क पड़ेगा। अब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो मेटल सेक्टर ऊपर आएगा तुम्हारा, वैसे ही तुम्हारा कच्चा तेल नीचे आने से तुम्हारा IOCL, BPCL, HPCL या जो हमारी पेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं उन कंपनियों को कहीं ना कहीं अच्छा दिखेगा। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर की बात करें तुम्हारा हेल्थ केयर और निफ्टी या तुम्हारा फार्मा सेक्टर, ये तुम्हारा अच्छा। निफ्टी आज मीडिया की बात करें, अगर मीडिया इंडस्ट्री तो आज बढ़िया 4-5% की में थी, लेकिन अगर ज़्यादा की बात करें तो तुम एनर्जी और तुम्हारा निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर। देखो निफ्टी फार्मा अगर ऑल ओवर इंडेक्स की बात करें तो 2021-22 चला नहीं है। जब एक बार कोविड का बूम आया था उसके बाद ये चले थे, उसके बाद से सेक्टर ही नहीं चले। आप देख रहे हो ना, जो भी सेक्टर ही चले नहीं, इसलिए धमाधम चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी कहाँ क्या उठाने लायक बन रहा है। घबराहट में कोई डिसीजन लेना नहीं है। अच्छी अगर आपके पास में फंडामेंटली मजबूत कंपनी है तो बनाए रखें, टेंशन लेनी, चिंता नहीं करें, सब सही हो जाएगा। आइए मान के चलो जब तक 21,800 नीचे ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर देता तब तक बाज़ार में जो वीकनेस है वो है, कमज़ोरी है। बाकी ये है कि चिंता नहीं करनी, 22,000 इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। टूटने के लिए कभी टूट सकता है, लेकिन ये है कि मजबूती अभी बनी हुई है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।